नीतीश जाति सर्वेक्षण को भाजपा की हिंदुत्व या कमंडल राजनीति के खिलाफ मंडल 3.0 के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार राज्य सरकार द्वारा सोमवार 2 अक्टूबर को बिहार जाति सर्वेक्षण जारी किया गया, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कानूनी रूप से चुनौती क्यों दी गई और अदालत ने इसे पूरी तरीके से वैध क्यों पाया और इन निष्कर्षों का राजनीतिक महत्व क्या क्या हो सकता है, इसे भी जानेंगे। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सर्वेक्षण से पता चला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी बिहार की आबादी का 63% से अधिक है। जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वर्तमान समय में 13.07 करोड़ है, जिसमें से 36% ईबीसी हैं और 27% 3.5 करोड़ ओबीसी हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी तो इसने ओबीसी को पूरे देश की आबादी का 52% बताया था। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम अगड़ी जातियों जिसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता है उसकी बात करें तो राज्य विकास आयुक्त विवेक सिंह ने बताया कि जारी जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि तथाकथित अगड़ी जातियां या सामान्य श्रेणी आबादी का केवल 15.5% हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ओबीसी ने लंबे समय से तर्क दिया कि आरक्षण के साथ भी तथाकथित अगड़ी जातियों ने उनकी आबादी की तुलना में सरकारी नौकरियों में बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है और उसके हिसाब से इनको 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन वह इनके लिए पर्याप्त नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी जितनी ज्यादा आबादी है उसका उस हिसाब से प्रतिनिधित्व कम दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जाति सर्वेक्षण की यात्रा आसान नहीं थी। 15 अप्रैल को इसका दूसरा चरण शुरू होने के तुरंत बाद पटना उच्च न्यायालय ने मई में सर्वेक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि राज्य जाति सर्वेक्षण कराने में सक्षम नहीं है। लेकिन लगभग 2 महीने बाद उसी न्यायालय ने सर्वेक्षण को पूरी तरह वैध करार दिया। अब आइए जानते हैं कि इसे क्यों चुनौती दी गई और आखिरकार पटना हाई कोर्ट ने इसे क्यों बरकरार रखा। साथियों, जाति सर्वेक्षण को 2 महत्वपूर्ण कारकों के तहत चुनौती दी गई। पहला, यह नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और दूसरा, राज्य के पास इस तरह का सर्वेक्षण कराने की कोई शक्ति नहीं है। साथियों, याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षण का विरोध करते हुए कहा कि जिन लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है उनके धर्म, जात और मासिक आय से संबंधित प्रश्नों के कारण उनकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन अदालत ने 2017 के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित ट्रिपल आवश्यकता परीक्षण का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य के वैध हितों में मौलिक अधिकार पर जायज प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बशर्ते वे अनुपातिक और उचित हों। इस बीच बिहार सरकार ने तर्क दिया कि 2011 में भी केंद्र द्वारा एक जाति जनगणना आयोजित की गई थी, जिसके वितरण का खुलासा नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, समवर्ती सूची की प्रविष्ट 45 का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि जिसमें एक ऐसे विषय भी हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। फिलहाल अपने अंतिम आदेश में पटना हाई कोर्ट ने कहा, हम राज्य की कार्यवाही को पूरी तरीके से वैध मानते हैं। अब आइए इसके राजनीतिक महत्व पर चर्चा करते हैं। साथियों, जाति जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश की राजनीतिक रणनीति का एक प्रमुख घटक है। यह न केवल राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए बल्कि भाजपा के राष्ट्र विरोध में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 2022 में मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीति को स्पष्ट रूप से जाति जनगणना के इर्द गिर्द ही बुना है। जबकि समान नागरिक संहिता और अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे मुद्दे भाजपा के लोकसभा अभियान में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, तो वहीं नीतीश सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास द्वारा रैली का आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने अगस्त में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नीतीश जाति सर्वेक्षण को भाजपा की हिंदुत्व या कमंडल राजनीति के खिलाफ मंडल 3.0 के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी बातों को समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।